नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग मई 2023 की प्रतियोगिता दर्पण की जो मैगजीन है, इस संपूर्ण मैगजीन के निचोड़ को 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, सॉल्व भी करेंगे। और दोस्तों, ये वीडियो आगामी 30 सितंबर को जो 69वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है और साथ ही आगे भी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस पूरे बुक के निचोड़ को इस 100 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के माध्यम से मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, चार्ट के माध्यम से और इमेजेज के माध्यम से चीज़ों को समझने का और याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको ये मैगजीन पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, नासा और इसरो के संयुक्त रूप से विकसित किए किस उपग्रह का प्रक्षेपण अगले वर्ष संभावित की गई है, उस उपग्रह का नाम बताना है। तो दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा और आंसर है ऑप्शन ए, निसार। अब निसार के बारे में थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है और काफ़ी ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। पृथ्वी के सतह के अवलोकन के लिए नासा, आप जानते हैं अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा है और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है, इन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से निसार, अब निसार के नाम में ही नासा जुड़ा हुआ है, नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर राडार इसका पूरा नाम है और संक्षेप में इसे बोलते हैं निसार, उपग्रह को विकसित किया गया है। अंतरिक्ष में रहते हुए यह पृथ्वी के सतह का अवलोकन कर डाटा तैयार करने में मदद करेगा। जिसका उपयोग हम लोग किस चीज़ में कर सकते हैं, कृषि संबंधित मैपिंग, भूस्खलन से जोखिम, उससे पहले भूस्खलन से जोखिम से संबंधित क्षेत्रों का अध्ययन करने सहित विभिन्न उद्देश्यों में किया जाएगा। जैसे जोशीमठ जैसी जो घटना हुई थी उससे पहले हमको चेतावनी मिल जाएगी इसके सफल हो जाने के बाद, और साथ ही सीमा पर होने वाले हलचलों के संबंध में भी यह सटीक जानकारियाँ उपलब्ध करा सकेगा। तो ये काफ़ी ड्रीम प्रोजेक्ट है दोनों का, नासा और इसरो का। तो इसके बारे में आप सारी डिटेल अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने निष्क्रिय हो चुके किस उपग्रह को नियंत्रित तरीके से समुद्र में गिरा दिया है। तो ऑप्शन है आपके सामने और इन ऑप्शन के आधार पर हम आपको उत्तर बताते हैं। MT1 मेगा ट्रॉपिक्स 1, इसका पूरा नाम है MT1, संक्षेप नाम है और पूरा नाम है मेगा ट्रॉपिक्स 1। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। मार्च 2023 के अंत तक देश के सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश सहित कुल संख्या कितनी थी। तो 785, यह मार्च 2000 तक का रिपोर्ट है। 24 मार्च 2023 को केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री किरण रिजिजू द्वारा संसद में प्रस्तुत सूचना के अनुसार देश के सभी 25 उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 785 थी, 785। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में सतह से आकाश में मार करने वाली मिसाइल MRSAM, जिसका पूरा नाम है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसका सफल परीक्षण किस युद्धपोत से किया गया। ऑप्शन है आपके सामने, INS विशाखापत्तनम, INS कावेरी, INS खंडेरी, INS कालवेरी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों INS विशाखापत्तनम, और इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान लेते हैं। MRSAM, इसका फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरीज ऑफ इंडिया के सहयोग से सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनी है भारत डायनामिक लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था, जिसका परीक्षण 7 मार्च 2023 को किया गया। 60 किलोग्राम वारहेड के साथ इस मिसाइल की जो रेंज है वह 100 किलोमीटर तक है, अर्थात इस रेंज से दुश्मन के विमान, ड्रोन या मिसाइल को अपना निशाना बना सकती है। 100 मीटर तक के रेंज को यह निशाना बना सकती है। ठीक है, तो इसका नाम है MRSAM, INS विशाखापत्तनम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानहानि के एक मामले में कांग्रेस के किस नेता को 2 वर्ष के कारावास की सज़ा सुनाई गई है। हालांकि वर्तमान डेट में उसे स्टे लगा दिया गया है और संसद की जो सदस्यता उनकी छीन ली गई थी उसे भी बहाल कर दिया गया है। तो ये कौन व्यक्ति है, ये कौन सांसद है, राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी। ठीक है,
2019 में, और क्यों ये मानहानि का मुकदमा इन पे किया गया था, तो 2019 का जो कर्नाटक के कोलार में जो एक जनसभा था उसको संबोधित करते हुए मोदी शब्द को, मोदी उपनाम के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत में मानहानि का दोषी करार देते हुए उन्हें 2 वर्ष के कारावास की सज़ा मार्च 2023 में सुनाई गई थी। इसके साथ ही लोकसभा सचिवालय ने इसके साथ ही जैसे ही सज़ा सुनाई गई तो इनकी संविधान के अनुच्छेद 102A के तहत जो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1955 है, इसके सेक्शन 8 के तहत राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई, और जिसे अब इन्हें वापस लोकसभा में ले लिया गया। तो आप ये अनुच्छेद याद रखिएगा, किस एक्ट के तहत, किस अनुच्छेद के तहत ये सदस्यता उनसे वापस ली गई थी। गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री पुरुषेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में यह मुकदमा दर्ज की थी। क्वेश्चन यहाँ से भी रेज हो सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरुद्ध कितने विपक्षी दलों ने संयुक्त रूप से सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है? तो 14 विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ, कि सरकार जितनी भी जांच एजेंसियां उनका दुरुपयोग कर रही है, इसके विरुद्ध इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। दिल्ली व मुंबई के पश्चात हाल ही में किस नगर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया? यह मार्च की बात हो रही है। तो दिल्ली और मुंबई के बाद भोपाल में यह दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। देश भर के दिव्यांग कारीगरों, शिल्पकारों व हस्तकारों के जीवन में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन अधिकारिता विभाग के द्वारा देश के प्रमुख शहरों में दिव्य कला मेले का आयोजन की योजना बनाई गई है। और इसी के तहत ऐसा पहला दिव्य कला मेला जो लगा था वो दिसंबर 2022 में नई दिल्ली में, और उसके बाद दूसरा फरवरी 2023 को मुंबई में, और अभी तीसरा 12 से 21 मार्च को भोपाल में यह दिव्य कला मेला का आयोजन किया गया। तो किस कारण ये लगता है, किसके लिए लगता है, इसका पूरा डिटेल आपके पास है। अब यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन घुमा के पूछ दे, अगर पूछ दे कि किस मंत्रालय द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाता है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में हाल ही में कितने नए जिलों का गठन किया गया है? तो राजस्थान में हाल ही में 17 नहीं 19 जिलों का गठन किया गया है। गलती से टाइप करने में यहाँ 17 हो गया था, लेकिन सही उत्तर है 19। राजस्थान में पहले 31 जिले से 31 जिला था, जो कि अब बढ़कर 50 हो गया है। और संभागों की भी संख्या, जैसे हमारे यहाँ अनुमंडल होती है ना, उसी तरह वहाँ के प्रमंडल को संभाग कहा जाता है। तो वहाँ संभागों की संख्या 7 थी। जब 19 जिलों की संख्या बढ़ी है तो संभागों की संख्या में भी 3 की संख्या में वृद्धि हो गई है। 31 से 50 हो गई है जिलों की संख्या, और 7 से बढ़कर 10 हो गई है संभागों की संख्या। यहाँ पे मैंने गलती से टाइप में 17 कर दिया है, इसे आप सुधार लीजिएगा, 19 है। ठीक है, नेक्स्ट। हाल ही में निम्न में से किस देश या देशों के प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्रियों ने भारत की यात्रा संपन्न की? इटली, ऑस्ट्रेलिया, जापान या उपरोक्त सभी? तो मार्च के महीने में इन तीनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने भारत का दौरा किया था। एक बार देख लेते हैं कौन कौन थे ये, और कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी होंगी तो उसे जान लेते हैं। इटली की प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा G20 में भी इन्होंने शिरकत की थी। तो जॉर्जिया मिलोनी, इटली की प्रधानमंत्री कौन है? जॉर्जिया मिलोनी। ये 2 से 3 मार्च को भारत आई थी, और इस दौरान वह दिल्ली में जो 8वां रायसीना संवाद हुआ उसमें भी सम्मिलित हुई और उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। दूसरे जो थे वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, ये सारे लोग G20 में भी आए थे। इन्होंने 8 से 11 मार्च तक की भारत की यात्रा की। और तीसरे जो थे वो जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ये भी G20 में भारत आए थे। ये 20 से 21 मार्च तक अपनी यात्रा की, और यात्रा के दौरान जापानी प्रधानमंत्री मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए $75 अरब के निवेश की भी घोषणा की है। ठीक है, अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। हाल ही में जापानी प्रधानमंत्री ने मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि के निवेश की घोषणा की है? तो $75 अरब।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। शी जिनपिंग लगातार डैश कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो यह लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए चीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। लगातार तीसरे काल हेतु उनका यह चुनाव चीन की संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की बैठक में 10 मार्च 2023 को हुआ। लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु चुने गए वह चीन के पहले राष्ट्रपति है। इससे पहले कोई 3 बार नहीं चुना गया था। और चीन के जो नए प्रधानमंत्री का भी चुनाव हुआ, जो बन गए हैं ली क्यांग। चीन के नए प्रधानमंत्री कौन होंगे? ली क्यांग। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेपाल के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? नेपाल के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो नेपाल के नए राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पैडेल। ये देख सकते हैं आप, पिक्चर में उनकी तस्वीर है। देखो दोस्तों, मैं तस्वीर इसलिए लगाता हूँ एक्सप्लानेशन के साथ कि जहाँ ज़रूरी हो ना, तो अगर एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आते हैं ना, तो अचानक से दिमाग में ना एक इमेज बन जाती है और वो इमेज से वो नाम ट्रैक हो जाती है और दिमाग क्लिक कर जाता है और आंसर हमें मिल जाती है। कई बार पढ़ने के माध्यम से हमें चीज़ें रिलेट करने के लिए ना इमेज बहुत ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 8वां रायसीना संवाद कहाँ संपन्न हुआ? अगर वीडियो को सही से सुन रहे होंगे तो आपको इससे रिलेटेड एक प्रीवियस पॉइंट मिला होगा एक्सप्लेनेशन में। 8वें रायसीना संवाद का मुख्य अतिथि कौन थी? अब आप बताइएगा। आगे ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, श्रीनगर, बेंगलुरु। तो यह हर साल नई दिल्ली में मनाया जाता है। ठीक है, आप पिक्चर में देख सकते हैं नरेंद्र मोदी है और साथ में उनकी हैं इटली की जो प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, और इसी की मैं बात भी कर रहा था, इन्हें मुख्य अतिथि बनाया गया था। एक बार जान लेते हैं रायसीना संवाद के बारे में। ठीक है, 8वां रायसीना संवाद। 8वां रायसीना संवाद नई दिल्ली में 2 से 4 मार्च को संपन्न हुआ, जिसमें 100 से अधिक देशों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस रायसीना संवाद का जो थीम था, उकसावा अनिश्चितता अशांति, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट था। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी उद्घाटन समारोह की मुख्य अतिथि थी। क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। रायसीना संवाद भू राजनीति व भू राजनीतिक मुद्दों पर विचार के लिए भारत की पहल पर आयोजित किया जाने वाला यह एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय एवं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जो एक NGO है, के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। इसका पहला आयोजन 2016 में किया गया था। अब इसका नाम रायसीना संवाद क्यों पड़ा? विदेश मंत्रालय का जो मुख्यालय है, जहां इसका आयोजन होता है, जो नई दिल्ली के रायसीना पहाड़ी पर है। रायसीना हिल्स का नाम सुने होंगे अगर आप दिल्ली गए होंगे तो, या फिर अखबारों और न्यूज़ में भी सुनने को मिलता है। यह रायसीना पहाड़ी पर स्थित है और इसी के कारण इस डायलॉग का नाम दे दिया गया रायसीना डायलॉग। ठीक है, अगला प्रश्न, दिल्ली में संपन्न 8वें रायसीना संवाद की मुख्य अतिथि कौन रही? तो आंख बंद करके इसका जवाब आपको देना है। 2 बार मैंने इसे रिपीट कर दिया है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। आप इनकी तस्वीर भी देख सकते हैं, आपको याद आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफगानिस्तान के मुद्दे पर गठित भारत मध्य एशिया समूह के कार्यदल की पहली बैठक हाल ही में कहाँ संपन्न हुई? तो यह पहली बैठक जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई। अब मध्य एशिया के 5 देश कौन कौन से थे? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। और भारत के पारस्परिक सहयोग के लिए गठित भारत मध्य एशिया समूह के अफगानिस्तान पर संयुक्त दल की यह पहली बैठक थी, जो नई दिल्ली में 7 मार्च को संपन्न हुई। हाल ही में किस देश ने महत्वाकांक्षी H3 रॉकेट का प्रक्षेपण विफल हो गया? या किस देश का महत्वाकांक्षी प्रक्षेपण था? चीन, जापान, भारत, रूस। तो यह जापान का रॉकेट था, जो कि काफ़ी दिनों से जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा इस मीडियम लिफ्ट रॉकेट का विकास 3 दशक से किया जा रहा था। सोचिए दोस्तों, कितना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था उनके लिए, जिसे स्पेस एक्स का जो फाल्कन 9 रॉकेट है, उससे सस्ते विकल्प के तौर पर इसका विकास जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा किया जा रहा था, लेकिन उसको टक्कर देने के लिए किया जा रहा था, लेकिन यह प्रक्षेपण जो क्या हो गया, विफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों में खुशहाली की स्थिति के आकलन के लिए जारी विश्व खुशहाली सूचकांक यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, एमनेस्टी इंटरनेशनल या वर्ल्ड बैंक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क,
ठीक है। इसके बारे में हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है, जो इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखेंगे चार्ट के माध्यम से और एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। विभिन्न देशों में खुशहाली की स्थिति जारी करती है कौन? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, इसके द्वारा प्रतिवर्ष यह जारी किया जाता है। और रिसेंट जो जारी किया गया है 2020 में 20 मार्च 2023 को जारी 2023 के इस रिपोर्ट में 146 देशों में जो पहला स्थान है वो फिनलैंड का है। विश्व खुशहाली में पहले स्थान पर फिनलैंड है। अफगानिस्तान जो सबसे अंतिम स्थान यानी 146वें पायदान पर है। तो अब भारत की भी बात कर लेते हैं, किसी भी ऐसी रैंकिंग में पहला, अंतिम और भारत, ठीक है। तो भारत इस रैंकिंग में 126वें स्थान पर है और पिछले वर्ष कितने रैंकिंग पर था? 136वें रैंकिंग पर था। भारत 3.818 अंकों के साथ इस वर्ष 126वें स्थान पर है और पिछले वर्ष 136वें पर था। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिनलैंड 1 पर, डेनमार्क 2 पर, तीसरा को मैं क्यों डिलीट कर दिया पता नहीं, ठीक है, 1-2 काफ़ी है। रैंक जो है वो अंतिम रैंक पे कौन कौन है? तो अफगानिस्तान 146वें, जिम्बाब्वे 145वें। और भारत और उसके पड़ोसी देशों की बात कर ले तो चाइना 82, नेपाल 85, बांग्लादेश 99, पाकिस्तान 103। मुझे काफ़ी हंसी आती है कि ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है, पाकिस्तान की हालत इतनी ख़राब है और वो हमको ऊपर उसको हम ये जो रैंकिंग ना ऊपर दी जाती है। थोड़ा सा मतभेद है और भेदभाव इस रैंकिंग में होती है। फिर भी इसे याद रखना, 112वें नंबर पर श्रीलंका है, 123वें पर म्यांमार और भारत को 126वां रैंक दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड। भारत का स्थान कितना है? 126वां। भारत को कितने अंक दिए गए थे? 3.818, ठीक है। और अंतिम स्थान पर कौन है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में? तो अफगानिस्तान। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष वैश्विक हथियारों के आयात और निर्यात से संबंधित रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली संस्था सिप्री किस देश से संबंधित है? तो सिप्री स्टॉकहोम, तो स्वीडन से है और इसका फुल फॉर्म ही है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिप्री यह कहाँ की संस्था है? तो डेनमार्क की थिंक टैंक है। मार्च 2023 में जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013-17 की तुलना में 2018-22 के इन 5 वर्षों की अवधि में, ये 5 वर्षों की अवधि पर ये मतलब प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है, लेकिन जो आंकड़े होते हैं वो 5 वर्षों का होता है। पिछला जो निकला था 13 से 17 का, इस बार निकला है 18 से 22 का, ठीक है। तो 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में 11% की गिरावट आने के बावजूद भारत विश्व में हथियारों की खरीद में पहले स्थान पर बना हुआ है। सबसे बड़ा हथियार का आयातक देश है। पिछले साल ये भी प्रथम स्थान पर था, लेकिन सऊदी अरब के साथ रैंक साझा किया था। मार्च 2023 में सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2013-17 की तुलना में 2018-22 की 5 वर्षों की अवधि में भारत के हथियारों के आयात में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो 11% की गिरावट आई है। और इसमें सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? 5 वर्षों में वैश्विक हथियारों का जो सबसे बड़ा आयातक देश कौन है सिप्री की इस रिपोर्ट में? तो अभी हमने बताया 11% की गिरावट भले आई है, लेकिन अभी भी भारत पहले स्थान पर बना हुआ है। सबसे ज़्यादा हथियार खरीदता है कौन विदेशों से? भारत। हाल ही में इसरो द्वारा ब्रिटिश कंपनी वनवेब के कितने उपग्रह का प्रक्षेपण अंतरिक्ष में किया गया है? तो 36 उपग्रहों का प्रक्षेपण इसरो ने सफलतापूर्वक किया है। आइए देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। इसरो ने 26 मार्च 2023 को ब्रिटेन की यह कंपनी है कौन? ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएशन लिमिटेड यानी ब्रिटिश नेटवर्क एसोसिएशन लिमिटेड वनवेब ग्रुप के 36 उपग्रह को अपने सबसे भारी एवं शक्तिशाली जो रॉकेट है LVM, पुराना जो इसका नाम था वो GSLV था, उसी को अब नया कर दिया, अपग्रेड करके कर दिया गया LVM-3 के जरिए अंतरिक्ष में उनकी निर्धारित कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया। वनवेब एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी है जो सरकारों और उद्योगों को संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराती है। वनवेब एक वैश्विक संचार नेटवर्क कंपनी है जो सरकारों और उद्योगों को संपर्क की सुविधा उपलब्ध कराती है, ठीक है। वनवेब ने पृथ्वी की निचली कक्षा में 72 उपग्रह को स्थापित करने के लिए इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा, आपको याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसरो की एक वाणिज्यिक शाखा है जिसका नाम है NSIL,
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके साथ अनुबंध किया था। और इस अनुबंध के तहत वनवेव के लिए इसरो का यह दूसरा प्रक्षेपण था। टोटल 72 उपग्रह प्रक्षेपित किए थे। पहला जो प्रक्षेपण था 23 अक्टूबर 2022 को, उसमें 36 उपग्रह भेजे गए और इस बार भी 36 उपग्रह भेजे गए। तो टोटल 72 उपग्रह भेजने का कॉन्ट्रैक्ट था और उसे पूरा कर लिया गया है इसरो के द्वारा। हाल ही में अमेरिका के किस बैंक के डूबने से वित्तीय बाजार में तहलका मच गया? तो ये दो बैंक थे, सिलिकॉन वैली और सिग्नेचर बैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, NSSO के 78वें मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे, जिसे MIS शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, रिपोर्ट के अनुसार देश के कितने प्रतिशत लोगों ने पीने के पानी के बेहतर स्रोत उपलब्ध होने की बात कही है? माने कितने प्रतिशत लोगों ने कहा कि देश में पीने के पानी के बेहतर स्रोत उपलब्ध है? तो यह सर्वे में बताया गया कि 95.7% लोगों ने हामी भरी है। यहाँ पे देख लेते हैं इस सर्वे के रिपोर्ट के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण सतत विकास लक्ष्य के संकेतों के मामले में जानकारियाँ एकत्रित करने के उद्देश्य से अखिल भारतीय स्तर पर एक सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी SSO के द्वारा 2020-21 के दौरान किया गया था, जिसका परिणाम हाल ही में जारी किया गया है। NSSO के इस 78वें दौर के सर्वेक्षण में परिवारों से घर, शौचालय, शैक्षणिक स्तर, टेलीफोन आदि से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे और इसी संदर्भ में MIS सर्वेक्षण से रिपोर्ट जारी किया गया है, जिसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें हैं। पीने के पानी के बेहतर स्रोत की उपलब्धियों के बारे में अखिल भारतीय स्तर पर 95.7% लोगों ने पुष्टि की है कि उनको पीने के बेहतर पानी उपलब्ध है और इसमें से शहरी क्षेत्रों में यह प्रतिशत 97.2 था, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 95% था। इसी तरह शौचालय की उपलब्धियों की बात करने वाले व्यक्तियों ने 98% ने उन्नत शौचालय उपलब्ध होने की बात कही है। कहाँ तक ये सही है मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट में ये बात कही गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह 97.5 है, तो वहीं शहरी क्षेत्रों में 99% ने ऐसा कहा है। खाना पकाने के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में स्वच्छ ईंधन के उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत जहां 63.01 था और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिशत 49.8 और शहरी क्षेत्रों का 92% था। ठीक है, इस आंकड़े को 1-2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। हाल ही में NSSO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में खाना पकाने के लिए ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवारों का प्रतिशत कितना है? तो परिवारों का प्रतिशत 63.01%, लगभग 63%। अगला प्रश्न, हाल ही में NSSO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के कितने प्रतिशत लोग उन्नत शौचालय की उपलब्धि की बात कही है? तो देश के 98% लोगों ने यह बात कही है। अभी एक्सप्लेनेशन में हमने देखा। हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 70 HTT-40 प्रशिक्षण विमान खरीदने हेतु मंजूरी प्रदान की है। किससे यह खरीदेंगे? तो यह प्रशिक्षण विमान हॉल से खरीदेंगे। हॉल का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, हॉल का पूरा नाम है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 70 HTT-40 प्रशिक्षण विमान हॉल से तथा 3 प्रशिक्षण पोत LNT से खरीदने जाने की प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। 70 HTT-40 विमान किससे? हॉल से खरीदे जाएंगे और 3 प्रशिक्षण पोत LNT लार्सन एंड टर्बो से खरीदे जाएंगे। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा स्वर्णाभूषणों की बिक्री के लिए कितने डिजिट की हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है? 2, 4, 6, 8। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 6 डिजिट की हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 6 डिजिट ऐसे हॉल मार्किंग होगा और 6 डिजिट का मतलब यहाँ पे समझाया गया है। आगे इसके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। और 4 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब सभी आभूषण विक्रेता 6 अंकों व अक्षरों वाली अल्फ़ा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग, अंक भी रहेंगे अक्षर भी रहेंगे, आपने पीछे पिक्चर में भी देखा मिक्स था, अल्फ़ा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग के बिना आभूषण व कलाकृतियाँ की बिक्री नहीं करेंगे। स्वर्ण से रिलेटेड वो आभूषण हो या कलाकृतियाँ हो, इनके लिए 6 डिजिट वाली अल्फ़ा न्यूमेरिक हॉल मार्किंग होना अनिवार्य कर दिया गया है। और हॉल मार्किंग के इस चिन्ह को नाम दिया गया है हुइड। हुइड का फुल फॉर्म है
हॉलमार्किंग यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और यह कब से लागू हो गया है? तो यह 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णाभूषणों की बिक्री से संबंधित हुइड नियम को कब से लागू कर दिया गया है? तो वह 1 अप्रैल 2023 से लागू कर दिया गया है। हाल ही में भारत ने अपनी नई विदेश व्यापार नीति जारी की है, जो लागू होगी। नई विदेश नीति भारत ने जो जारी की है वह 1 अप्रैल 2023 से लागू हो गई है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग एक्सप्लेनेशन में, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने 31 मार्च 2023 को देश की नई विदेश व्यापार नीति जारी की, जो 1 अप्रैल से लागू हो गई। पिछली व्यापार नीति जो 1 अप्रैल 2015 से लागू थी और 31 मार्च 2023 को ख़त्म हुई। और जो नई व्यापार नीति है ना, इसमें 2030 तक देश के वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नई विदेश व्यापार नीति के तहत 4 नए शहरों कौन कौन से? फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद तथा वाराणसी है। इनको निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में चिन्हित किया गया है। 4 शहर को कौन कौन? फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। इसे आप लोग याद रखिएगा। नई विदेश व्यापार नीति में कब तक देश के वार्षिक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो अभी हमने देखा 2030 तक। अगला प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। नई विदेश व्यापार नीति के तहत किस शहर को निर्यात उत्कृष्टता के शहर के रूप में निर्दिष्ट किया गया है? तो फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद, वाराणसी, इन चारों शहरों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ मिलकर मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या श्रीलंका? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बांग्लादेश के साथ वर्चुअली तरीके से इसका उद्घाटन किया गया। देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और चीज़ें जो है इसके समझ लेते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पर ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन का उद्घाटन दोनों प्रधानमंत्रियों ने वर्चुअली तरीके से 18 मार्च 2023 को किया। दोनों देशों के बीच इस पहली क्रॉस बॉर्डर पाइपलाइन को भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन नाम दिया गया है। 131.5 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन के जरिए असम स्थित नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड NRL के पश्चिम बंगाल की जो यूनिट है, जो सिलीगुड़ी में स्थित टर्मिनल जो है, वहाँ से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पर्वतीपुर डिपो तक डीजल को पहुँचाया जाएगा इस पाइपलाइन के माध्यम से। और इसकी लंबाई कितनी है? 131.5 किलोमीटर। और इस पाइपलाइन का शिलान्यास 2018 में किया गया था। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन भारत व उसके पड़ोसी देशों के बीच यह दूसरी सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। और ऐसी पहली पाइपलाइन कहाँ थी? तो आपको याद रखना पड़ेगा, भारत के बिहार स्थित मोतिहारी से नेपाल के आमलेखगंज के बीच बिछाई गई थी पहली पाइपलाइन, मोतिहारी से नेपाल के बीच। और यह दूसरी बिछाई गई है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ पहली ऊर्जा पाइपलाइन बिछाई थी? तो यह नेपाल के साथ बिछाई थी। आपको हाल ही में किसे साहित्य अकादमी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो साहित्य अकादमी का जो नया अध्यक्ष होंगे वह माधव कौशिक होंगे। यहाँ पे कुछ नियुक्तियाँ हैं साहित्य अकादमी से रिलेटेड और भी कुछ, उसको हम लोग देख लेते हैं। साहित्य अकादमी के जो नए अध्यक्ष हैं वह माधव कौशिक है। साहित्य अकादमी के नए उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा हैं। भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं एरिक गारसेट्टी, अभी आप उनको देखे भी होंगे। ईरान में भारत के नए राजदूत कौन हैं? तो रुद्र गौरव श्रेष्ठ। और विश्व बैंक का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो दिल्मा रूसेफ, ये ब्राज़ील के हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इनको याद करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह उपाध्यक्ष जो है वो कुमुद शर्मा है। भारत में अमेरिका का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो आप पिक्चर में देख सकते हैं एरिक गारसेट्टी। अमेरिकी राष्ट्रपति जोसेफ बाइडेन के निकट सहयोगी रहे एरिक गारसेट्टी को इस पद हेतु 2 वर्ष पूर्व 2021 में ही राष्ट्रपति बाइडेन ने मनोनीत किया था, किंतु सीनेट का अनुमोदन ना होने के कारण यह पद 2 वर्ष तक रिक्त रहा था। ईरान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी आपने देखा रुद्र गौरव श्रेष्ठ, भारतीय विदेश सेवा के 1999 बैच के
श्री श्रेष्ठ इससे पूर्व भूटान में भारतीय मिशन के उप प्रमुख तथा मोजाम्बिक में भारत के उच्चायुक्त रह चुके हैं। रुद्र गौड़ श्रेष्ठ शंघाई स्थित ब्रिक्स बैंक न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष चुनी गई दिल्मा रोसेफ किस देश की पूर्व राष्ट्रपति है? तो यह ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति है। ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति दिल्मा रूसेफ को शंघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक, विश्व बैंक को न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है, कि अध्यक्ष मार्च 2023 में चुना गया है। दिल्मा रूसेफ 2011 से 16 के दौरान ब्राज़ील की राष्ट्रपति रही थी। भारत के केबी कामथ ब्रिक्स बैंक के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न, बीबीसी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह पुरस्कार मीराबाई चानू जो कि भारतीय भारोत्तोलन है, इन्हें प्रदान किया गया। यह बीबीसी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन के लिए यह अवार्ड प्रदान करती है। तो इसके तहत जो भी अवार्ड दिए गए उसको देख लेते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेंस ऑफ द ईयर तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन। बीबीसी पैरा स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर भवानी पटेल पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी। बीबीसी इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये सारे ही जो अवार्ड्स है वो वुमेंस के लिए हैं। नीतू धनदास ये मुक्केबाजी से है। बीबीसी चेंज मेकर ऑफ द ईयर लॉन टेनिस की टीम लवली चौबे, रूपा रानी, पिंकी या नयनमोनी सैकिया, इन्हें चुना गया है। और बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस वुमेंस खिलाड़ी को दिया गया है? तो प्रीतम रानी शिवाच महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रह चुकी हैं ये। आगे बढ़ते हैं। बीबीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्रीतम रानी, अभी हमने देखा भी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? दोस्तों 1 वर्ष तक यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। इसका सही उत्तर है सर्वश्रेष्ठ ऑस्कर चुनी गई 95वें ऑस्कर पुरस्कार में एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, इस पिक्चर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। एक बार हम लोग समझ लेते हैं ऑस्कर्स अवार्ड्स के बारे में। सिनेमा जगत के सर्वाधिक प्रतिष्ठित माने जाने वाले ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है, जिससे इन पुरस्कारों को एकेडमी या ऑस्कर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। 2023 के 95वें ऑस्कर पुरस्कारों का वितरण अमेरिका के लॉस एंजल्स में 12 मार्च को किया गया और इस वर्ष सर्वाधिक 7 ऑस्कर जो मिले वह इसी फिल्म को मिले, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। सर्वाधिक 7 पुरस्कार के लिए इन्हें चुना गया। और दूसरे स्थान पर कौन रहे? तो ऑल क्विट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, इसे 4 अवार्ड मिले। ठीक है। भारतीय फिल्म उद्योग ने इस पुरस्कारों के तहत 2 पुरस्कार जीतकर इतिहास रच दिया। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए उनके गीतकार चंद्रबोस व संगीतकार MM किरवानी को दिया गया। तो वहीं सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार भारत की तमिल डॉक्यूमेंट्री द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कार्तिका गोंजवालिस व निर्माता गुनीता मोंगा को मिला और यह पहला अवसर है जो भारत को भारतीय फिल्मों के लिए यह अवार्ड मिला है। द एलिफेंट विस्पर्स तमिलनाडु में अपने झुंड से बिछड़ गए हाथी के एक बच्चे को पालने वाले 2 लोगों पर केंद्रित एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पुरस्कारों को देखते हैं कौन से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिए गए और किसे दिए गए। बेस्ट फिल्म तो आपने देखा एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी फिल्म के डायरेक्टर डेनियल क्वान व डेनी सिनाट को दिया गया। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ब्रेंडन फ्रेजन को मिला फिल्म द व्हेल्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो मिला वो मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योह को दिया गया एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म को दिया गया अवार्ड ऑल क्वाइट एट वेस्टर्न फ्रंट, यह जर्मन फिल्म है, इसके लिए दिया गया। और इसी बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म की श्रेणी में ही पान नलिन द्वारा निर्देशित गुजराती फिल्म द छेल्लो शो इस वर्ष भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी जो नामांकित फिल्मों में स्थान नहीं बना सकी। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड दिया गया नवेल्नी को और इसी बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म में भारतीय फिल्म ऑल दैट ब्रेथ भी नामांकित थी जो पुरस्कार से वंचित रह गई।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में भारतीय फिल्मों ने कितने पुरस्कार जीते? तो 2 पुरस्कार जीते। आप देख सकते हैं RRR और एलिफेंट्स विस्पर्स। 95वें ऑस्कर पुरस्कारों के किस श्रेणी में भारतीय फिल्मों ने पुरस्कार जीते? तो एक्सप्लेनेशन सुना होगा तो आपको याद होगा, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री और सर्वश्रेष्ठ मूल गीत और सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए भारतीयों को यह अवार्ड दिया गया, बी और सी दोनों। 49वां प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म के गीत के लिए गीतकार चंद्र बोस व संगीतकार MM किरवानी को 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया? तो यह फिल्म थी RRR। और किस भारतीय लघु डॉक्यूमेंट्री के लिए निर्देशिका कृतिका गोंडवालिस, आप याद रखिएगा दोस्तों, वह निर्माता गुनीत मोंगा, मैं बार बार यह नाम इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ कि ये नाम आप लोग को याद हो जा, को 95वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ लघु डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह था द एलिफेंट विस्पर्स। ठीक है। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया? और इसी में भारत की छिल्लर शो को भी नामित किया गया था। तो यह फिल्म है ऑल क्वाइट एट वेस्टर्न फ्रंट। इस श्रेणी में ही पान नलीन द्वारा निर्देशित जो गुजराती फिल्म है द छेल्लो शो, भारत की आधिकारिक प्रविष्टि इसी को दिया गया था। 2023 के 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जिस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया उन्हीं के डायरेक्टर डेनियल क्वान और डेनियल सिनाट को यह प्रदान किया गया। वर्ष 2023 के 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ब्रेंडन फ्रेजर को यह पुरस्कार दिया गया। 2023 के 95वें ऑस्कर पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया मिशेल योह को। यह एक मलेशियाई अभिनेत्री है। 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 में किस भाषा की भारतीय फिल्म द छेल्लो शो को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म की श्रेणी में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि थी? तो यह फिल्म किस भाषा की थी? तो गुजराती भाषा की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 95वें ऑस्कर पुरस्कार 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सही है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म ऑल क्वाइट एट वेस्टर्न फ्रंट ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर नवलनी ये भी सही है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर फिल्म गुइलेर्मो डेल टोरोस पिनोचियो, तो ये सारे ही मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2022 के वितरण समारोह में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड दिया गया भारती एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल को। नेक्स्ट यहाँ पे आपको एक लंबी सूची दी गई है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो अवार्ड था उसे मैंने आपको बता दिया गया है। इसके और कुछ चीज़ आप एक बार इसे स्क्रीनशॉट लेके देख लीजिएगा। हाल ही में इकोनॉमिक्स टाइम कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार वितरण समारोह में बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सही उत्तर है आरती कृष्णा। ठीक है। हाल ही में प्रदान किए गए इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एक्सीलेंस पुरस्कार 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार शिवना डार जो HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन हैं। एमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर जयश्री उल्लाह। एमर्जिंग कंपनी ऑफ द ईयर अडानी ट्रांसमिशन और कंपनी ऑफ द ईयर ICICI बैंक, ये उपरोक्त सभी ही सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे अर्नस्ट यंग पुरस्कार 2022 का स्टार्टअप ऑफ द ईयर का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह पुरस्कार दिया गया है मेडजीनोम के संस्थापक महेश प्रताप नैनी को। उद्योग व्यापार जगत के उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए अर्नस्ट यंग एंड यंग्स पुरस्कारों का वितरण फरवरी 2023 में नई दिल्ली में किया गया और जिसकी पूरी सूची आपको यहाँ पे दिया गया है। इंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर सजन जिंदल, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार KP सिंह, स्टार्टअप महेश प्रताप नैनी, फाइनेंशियल सर्विसेज V वैद्यनाथ, एनर्जी रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इरफान रजाक। आप एक बार इसको देख लीजिएगा। वर्ष 2023 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज किसे प्रदान किया जाएगा? तो इसका सही स्टॉकहोम वाटर प्राइज पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो प्रोफेसर एड्रिया रिनाल्डो। आप पिक्चर में इन्हें देख सकते हैं। जाने माने हाइड्रोलॉजिस्ट व
पोडोवा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एड्रिया रिनाल्डो को नदियों के जल संबंधी अध्ययन व शोध के लिए स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट का वर्ष 2023 का स्टॉकहोम वाटर प्राइज प्रदान करने की घोषणा की गई है, जो उन्हें स्वीडन के सम्राट कार्ल 16वें गुस्तफा के हाथों से विश्व जल सप्ताह के दौरान 23 अगस्त को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का प्रित्जर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वर्ष 2023 का जो प्रित्जर पुरस्कार प्रदान किया गया वह है डेविड एलान चिपरफील्ड। आप इनको तस्वीर में देख सकते हैं, यह एक ब्रिटिश है। वास्तुकला के क्षेत्र का वर्ष 2023 का प्रतिष्ठित प्रित्जर पुरस्कार ब्रिटेन के जाने माने आर्किटेक्ट सर डेविड एलन चिपरफील्ड को प्रदान किया गया। इमेज में आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के एबेल पुरस्कार किसे प्रदान किए गए? गणित के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है और गणित में इसे नोबेल के समतुल्य माना जाता है। तो प्रोफेसर लुई ए कैफेरेली, आप इमेज में उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 का एंटरप्रेन्योर फॉर द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यह आभास सोई को प्रदान किया गया। फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023। वाणिज्य पत्रिका फोर्ब्स इंडिया के उद्योग व्यापार जगत के वर्ष 2023 के 12वें लीडरशिप अवार्ड का वितरण 24 मार्च को मुंबई में किया गया। इसके तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार AM नाइक LNT के गैर कार्यकारी चेयरमैन और इंटरप्रेन्योर फॉर द ईयर पुरस्कार अभय सोई हेल्थ केयर के चेयरमैन सह प्रबंध निदेशक हैं, इन्हें को दिया गया। हाल ही में 66 वर्ष की आयु में हृदयघात से सतीश कौशिक का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? खेल जगत से, फिल्म से, कला एवं संस्कृति से या फोटोग्राफी से? तो फिल्म जगत के थे। आप देखे होंगे गोविंदा के अधिकांश फिल्मों में यह इन्हीं के डायरेक्टरी में फिल्म बनाई जाती थी और उसमें यह अभिनय भी करते थे। हाल ही में किस राज्य का 36वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला 2023 आयोजित किया गया? तो यह हरियाणा के फरीदाबाद में 3 से 19 फरवरी 2023 के बीच संपन्न हुआ और इस वर्ष के मेले में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को थीम पर सजाया गया था। कहाँ पे? तो हरियाणा के फरीदाबाद में सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2023। वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ मनाया गया? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या ब्रिटेन? तो यह मनाया गया ऑस्ट्रेलिया में। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। यह चौथा अवसर होगा जब हरियाणा सरकार के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का यह महोत्सव किसी विदेशी धरती पर मनाया गया हो और पिछला यानी इससे पहले जो महोत्सव था वो कनाडा में मनाया गया था और इस बार ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया। 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 के बीच नई दिल्ली में आयोजित नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का थीम क्या था? तो इसका थीम था आज़ादी का अमृत महोत्सव। और दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित की गई यह विश्व पुस्तक मेला और फ्रांस को इस वर्ष मेले में सम्मानित यानी गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। 2023 के नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में किस देश को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री का दर्जा प्रदान किया गया था? तो फ्रांस को यह दर्जा प्रदान किया गया था। वायुसेना में लड़ाकू यूनिट का कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है? शालिजा धामी, शोभना सिंह, शिवांगी सिंह या प्रीति वर्मा? तो सही उत्तर है दोस्तों शालिजा धामी। वर्ष 2003 में वायुसेना में शामिल हुई शालिजा धामी के पास 28,000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव था। वर्ष 2019 में भारतीय वायुसेना की किसी उड़ान इकाई की उड़ान होगा दोस्तों, गलती से उड़न हो गया है, इकाई की पहली महिला कमांडर उन्हें बनाया गया था। ठीक है, यह है आपके सामने शालिजा धामी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में समग्र युद्धाभ्यास ट्रोपेक्स 2023 संपन्न हुआ। यह किस देश का समग्र युद्धाभ्यास है, यानी किस देश द्वारा यह आयोजित किया जाता है? तो यह भारत के द्वारा। भारतीय नौसेना का देश की तटीय सीमा पर बृहद परिचालन अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 में भारतीय नौसेना के 75 युद्धपोत, 6 पनडुब्बियां व 75 से अधिक विमानों ने भाग लिया। नौसेना के साथ वायुसेना, थल सेना, तटरक्षक बल भी इस बृहद अभ्यास में शामिल हुए। तो यह भारत के द्वारा यह युद्धाभ्यास किया जाता है। इस महीने के कुछ प्रमुख युद्धाभ्यास, सैन्याभ्यास को हम लोग देख लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। ट्रोपेक्स 2023 बहुराष्ट्रीय अभ्यास है
नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच यह चला और हिंद महासागर और अरब सागर में यह किया गया। IMX-CE, इसे कटसाल एक्सरसाइज भी कहा जाता है, यह बहुराष्ट्रीय नौसैन्याभ्यास है। मार्च 2023 में आयोजित किया गया खाड़ी देश में। दुस्तलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 20 फरवरी से 5 मार्च को, और कहाँ पे, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। धर्म गार्डियन 2023 सैन्य अभ्यास भारत जापान के बीच 17 फरवरी से 2 मार्च के बीच और जापान के शिगा में। और MPX भारत और जापान का सैन्य अभ्यास है, 11 से 12 मार्च 2023 को आयोजित किया गया। कहाँ पे, तो अंडमान सागर में। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 में किस भारतीय युद्धपोत ने भाग लिया? तो INS त्रिकंड इसमें शामिल हुआ। खाड़ी क्षेत्र में संपन्न इस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में बहरीन, ओमान, जापान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, UK व अमेरिका की नौसेनाएं भी शामिल हुई। तो इसमें भारत की तरफ से INS त्रिखंड शामिल हुई। भारत व उज्बेकिस्तान का संयुक्त सैन्य अभ्यास दुस्तलिक का चौथा संस्करण हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? अभी हमने चार्ट में देखा, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। हाल ही में भारत और जापान की सेनाओं के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास जापान के शिगा प्रांत के इमाजू में संपन्न हुआ? तो यह धर्म गार्जियन। हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ मिलकर समुद्री अभ्यास MPX यानी मरीन टाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज अंडमान सागर में संपन्न किया है? तो यह भी जापान के साथ ही संपन्न किया है। वर्ष 2022-23 का ईरानी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? तो इस वर्ष का ईरानी ट्रॉफी का खिताब शेष भारत ने फाइनल में रणजी विजेता मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। आपको बता दें कि ईरानी ट्रॉफी का मुकाबला जो होता है वो रणजी ट्रॉफी के विजेता और शेष भारत की टीम के बीच खेला जाता है, और ग्वालियर में यह फाइनल मैच खेला गया था। और ईरानी ट्रॉफी जो शेष भारत ने लगातार दूसरी बार यह ईरानी ट्रॉफी अपने नाम किया है। BCCI ने 2022-23 सत्र के लिए कुल कितने पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है? तो कुल 26 पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया है। 4 ग्रेडों में यह अनुबंधन पुरुष क्रिकेटरों के लिए 4 श्रेणियों में किया जाता है। आपने देखा होगा महिला में यह 3 श्रेणियां होती है, A, B, C, लेकिन पुरुष में 4 श्रेणियां होती है, A+, A, B और C। और A+ वाले को 7 करोड़ दिए जाते हैं, A वाले को 5 करोड़, B श्रेणी वाले को 3 करोड़ और C श्रेणी वाले को 1 करोड़। तो A+ श्रेणी में 4 खिलाड़ियों को नामित किया गया इस बार। कौन कौन? विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह। A श्रेणी में जिन्हें 5 करोड़ दिया जाएगा, ऐसे 5 खिलाड़ियों को नामित किया गया, चयन किया गया। मोहम्मद शमी, हार्दिक पांड्या, रविचंद्र अश्विन, अक्षर पटेल और ऋषभ पंत। B श्रेणी में 6 खिलाड़ी, चेतेश्वर पुजारा, KL राहुल, श्रेयस अय्यर, मोहम्मद सिराज, सूर्यकुमार व शुभमन गिल। और C श्रेणी में 11 खिलाड़ी, शिखर धवन, उमेश यादव, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, शार्दुल ठाकुर, ईशान किशन, दीपक हुड्डा, कुलदीप यादव, संजू सैमसंग, अर्शदीप सिंह व KS भरत। ठीक है। BCCI द्वारा 2022-23 के लिए अनुबंधित कुल 26 पुरुष क्रिकेटरों को कितने श्रेणियों में रखा गया है? तो 4 श्रेणियों में रखा गया है। BCCI ने 2022-23 के लिए A+ श्रेणी के लिए कुल 4 पुरुष क्रिकेटर है ना, 4 पुरुष क्रिकेटर, गलती से 3 लिखा गया। कुल 4 पुरुष क्रिकेटरों को अनुबंधित किया गया है, जिनमें कौन शामिल नहीं है? दोस्तों 4 है, क्वेश्चन में 4 कर लीजिए, गलती से 3 लिखा गया। तो कौन शामिल नहीं है? तो विराट कोहली है, रोहित शर्मा है, जसप्रीत बुमराह है, रविंद्र जडेजा भी है। तो D नंबर पे जो R अश्विन है वो नहीं है। BCCI द्वारा रविचंद्र अश्विन A ग्रेड में है, A+ ग्रेड में नहीं है, A ग्रेड में है। BCCI द्वारा A श्रेणी में कुल कितने पुरुष क्रिकेटरों का अनुबंध इस वर्ष के लिए किया गया है? तो A श्रेणी में 5 क्रिकेटरों का अनुबंध किया गया है। A+ श्रेणी में 4, A श्रेणी में 5, 5 4 9 हो गया। B श्रेणी में 6, 4 5 6 यानी टोटल 15, और C श्रेणी में 11, टोटल 26। हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो यह बन गए हैं कोलकाता के 26 वर्षीय सैनातन दास।
ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब चीन की ली सीफेंग ने जीता। एक बार देख लेते हैं इस महीने के प्रमुख बैडमिंटन टूर्नामेंट। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट चीन के एक सेकेंड दोस्तों, चीन के ली सेफेंग ने उन्होंने फाइनल में अपने ही देश के सी यूकी को हराकर जीता। महिला वर्ग में जो है दक्षिण कोरिया की आन सा यंग ने जीता। इन्होंने चीन की चेन यूफी को हराकर जीता। स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का विजेता रहे जापान के कोकी वातानोवा और इन्होंने चीनी ताइपे के चाउ चेन को हराकर जीता। दोस्तों बैडमिंटन में ऐसे ही, बैडमिंटन और टेबल टेनिस में ऐसे ही नाम सुनने को मिलेंगे। और महिला स्विस ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब चीनी ताइपे की पार्नपावी चोचुवोंग ने जीता। इन्होंने फाइनल में डेनमार्क के मिया बिफ्चफेल्ड को हराकर जीता। और स्विस ओपन पुरुष युगल मेन इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। क्वेश्चन ये रहेगा, स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो भारत के युगल जोड़ी अभी छाए हुए हैं, सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी। यह भारतीय जोड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के युगल का खिताब अपने नाम किया है। ये याद रखिएगा, बाकी आप भूल भी जाइए, बाकी याद रखिएगा लेकिन इसे इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखिएगा। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? अगर क्वेश्चन ज़्यादा जब टफ पूछता है ना तो इन सब से पूछता है, जिसमें भारत के विजेता नहीं रहे हैं वहाँ से पूछ देता है, कई बार पूछा भी गया है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन ज़रूरी है। एक बार फोटो और इमेज के माध्यम से या चार्ट के माध्यम से देखिएगा, याद हो जाएगा। तो महिला एकल खिताब आन से यंग, यह दक्षिण कोरिया की है, इन्होंने यह खिताब जीता है। और स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो कोकी वातानाबे, जापान के कोकी वातानाबे। कुछ नाम याद करके रखिए, अल्टरनेट करके, यही लोग जीतते हैं। और महिला एकल स्विस ओपन बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो अभी आपने देखा था लिस्ट में, चीनी ताइपे की पोर्नपावी चोचुवोंग, चीनी ताइपे। चीनी ताइपे कौन है दोस्तों? तो जो ताइवान है ना, जिससे चीन का विवाद रहता है, उसके खिलाड़ियों को वर्ल्ड इवेंट में जब वो भाग लेते हैं तो उन्हें चीनी ताइपे कहा जाता है। ठीक है। हाल ही में स्विट्जरलैंड के बासेल में संपन्न स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता? तो भारत के सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी व चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता। यहाँ पे आप देख सकते हैं। हाल ही में संपन्न किस टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब भारत के रोहन बोपन्ना ने ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यूज एबर्ट के साथ जीता? यह अब टेनिस की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो हाल ही में रोहन बोपन्ना ने PNB परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी मैथ्यू एबडेन के साथ जीता है। हाल ही में संपन्न PNB परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो यह स्पेन के कार्लोस अल्कराज। याद रखिएगा दोस्तों, स्पेन के एक पहला नाम था राफेल नडाल, उनका उत्तराधिकारी बन के आया है कार्लोस अल्कराज। हाल ही में फाइनल में अमेरिकन ओपन के फाइनल में नोवाक जोकोविच ने इन्हें ही हराकर जीता है 24वां ग्रैंड स्लैम। लेकिन अभी ये बात हो रही है PNB परिबास की। एक वीडियो दोस्तों मैं लाऊंगा आजकल के बीच में, जो कि पूरे साल में जो 4 ग्रैंड स्लैम है ना, उसमें पुरुष और महिला एकल के विजेताओं के नाम आपको ट्रिक से याद करा दे। हाल ही में संपन्न PNB परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो कजाकिस्तान की एलिना रायबाकिना। याद रखिएगा, एलिना रायबाकिना ये ग्रैंड स्लैम विजेता भी हैं। हाल ही में 13वां विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली, ताशकंद उज्बेकिस्तान, बीजिंग चीन या तेहरान ईरान? तो यह हुआ ख़त्म नई दिल्ली में, भारत के नई दिल्ली में। एक बार इसके बारे में जान लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। 13वां विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 15 से 26 मार्च 2023 को भारत के नई दिल्ली में संपन्न हुआ। रूस व बेलारूस की जो टीमें थी, इन टीमों को भागीदारी की अनुमति प्रदान किए जाने के कारण आपने देखा होगा कि मेजर टूर्नामेंट में रूस और बेलारूस को वर्ल्ड समुदाय तटस्थ कर दे रहा है आजकल यूक्रेन युद्ध के कारण, लेकिन भारत उनको शामिल कर रहा है। और इसी के कारण अमेरिका और ब्रिटेन सहित 18 देशों ने 13वें विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का बहिष्कार किया, अपने खिलाड़ियों को नहीं भेजा। और इस आयोजन का शुभंकर जो था वह एक चीता जो था
जिसे वीरा कहा गया है, उसको शुभंकर वीरा नाम दिया गया है। 4 स्वर्ण पदक जीतकर भारत ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किए और ये चारों स्वर्ण पदक कौन जीता? नीतू गंधास 48 किलोग्राम वर्ग में, ये चारों मुक्केबाज हैं। महिला मुक्केबाज निहकत जरीन 50 किलोग्राम, लवलीना बुरगेहन 75 किलोग्राम और स्वीटी बूरा 81 किलोग्राम। आप देख सकते हैं तस्वीर में इन चारों के नाम दिए गए हैं। हैदराबाद तेलंगाना की 26 वर्षीय निहकत जरीन, आप देखिए निहकत जरीन को, ये है, ये निहकत जरीन है, ने पिछले वर्ष इस्तांबुल में भी विश्व मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता था। इस प्रकार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 या उससे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला भारतीय मुक्केबाज बन गई है। और इससे पूर्व मुक्केबाज की आइकॉन, लेडीज मुक्केबाज की आइकॉन भारत में है MC मैरी कॉम। इन्होंने 6 स्वर्ण पदक विश्व मुक्केबाजी में जीते हैं। कब कब? 2002, 2005, 2006, 2008, 2010 व मां बनने के बाद 2018 में भी इन्होंने जीता था। ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने 4 स्वर्ण पदक जीते। ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया। हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न 13वें विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का शुभंकर क्या था? बीरा था, बीरा। ये यहाँ पे इमेज है। हाल ही में किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया कोच नियुक्त किया गया है? तो भारतीय हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम का नया कोच है क्रेग फुलटन। दक्षिण अफ्रीका के हैं क्रेग फुलटन और इन्होंने ग्रैहम रीड का स्थान लिया है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन में बीजेपी विधायक दल के किस नेता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ, ये स में ये वाला स गलत हो गया, शपथ 8 मार्च 2023 को ली है? तो त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री मानिक शाह। मानिक शाह 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। 2022 में बीजेपी ने त्रिपुरा में बीजेपी के लोकप्रिय नेता बिप्लब देव को हटाकर मानिक शाह को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया था और इस बार जो चुनाव हुए हैं विधानसभा में बीजेपी की सरकार बनी है, उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया है। मेघालय में चुनाव के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP के किस नेता ने मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार 7 मार्च 2023 को शपथ ली? तो कॉनराड के संगमा। वर्तमान में वे तुरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद थे। संगमा मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री PA संगमा के पुत्र भी हैं। 6 मार्च 2018 को उन्हें पहली बार मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई गई थी। नेक्स्ट, NDPP के किस नेता ने पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड के मुख्यमंत्री के पद की शपथ 7 मार्च 2023 को ली? यानी नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन? नेफ्यू रियो। बीजेपी NDPP नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की जो गठबंधन के जीत के बाद नेफ्यू रियो ने राज्य के 5वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स केरल के तिरुवनंतपुरम के पंगोड़े सैन्य स्टेशन में मार्च 2023 को संपन्न हुआ? तो यह फ्रांस के बीच। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर कहाँ के स्टेडियम का नाम रखा गया है? रायबरेली, लखनऊ, रांची या लुधियाना? तो यह है रायबरेली। देख हॉकी की भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। ओलंपिक में अभी इनके ही नेतृत्व में भारत प्रतिनिधित्व किया था, जिसमें भारत 4थे स्थान पर रहा था। रानी रामपाल यह उपलब्धि पाने वाली पहली महिला खिलाड़ी है जिनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा गया है। रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100वां प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र वाटर कॉन्फ्रेंस मार्च 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया अमेरिका के न्यूयॉर्क में। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक भी करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी करिएगा, जिससे मुझे खुशी होगी। धन्यवाद।